इवान स्पीगल के लिए यह एक बुरा सप्ताह रहा था। फ्यूचर फ्रेशमैन नामक उनका व्यावसायिक विचार विफल हो गया था और 2 साल की उनकी प्रेमिका ने उनके साथ संबंध तोड़ लिया था। लेकिन फिर अचानक उसका दोस्त रेगी एक विचार के साथ अपने कमरे में फट गया, गायब होने वाली तस्वीरें भेजने का एक तरीका। इवान तुरंत उत्साहित था और उसने कहा कि उसने सोचा था कि यह $1 मिलियन का विचार था। वह गलत था। यह $1 बहु-अरब का विचार था। इसके पीछे प्रेरक शक्ति वही थी जो आप उम्मीद कर सकते हैं। लोग एक स्थायी प्रति सहेजे बिना जुराब भेजने का एक तरीका चाहते थे। उन्होंने यह भी सोचा कि अगर तस्वीरें बाद में गायब हो जाती हैं, तो लड़कियों को उन्हें तस्वीरें भेजने की अधिक संभावना होगी। हालांकि जैसा कि इवान ने इस विचार के बारे में अधिक सोचा, उन्होंने महसूस किया कि इसकी क्षमता इससे कहीं आगे निकल गई है। इवान ने हमेशा नापसंद किया था कि इंटरनेट पर सब कुछ स्थायी महसूस हुआ। आपके द्वारा लिखा गया हर मूर्खतापूर्ण संदेश, हर शराबी तस्वीर, यह सब अच्छे के लिए था और आपको परेशान करने के लिए वापस आ सकता था। लेकिन एक गायब फोटो ऐप लोगों को बिना किसी चिंता के चीजों को अधिक स्वतंत्र रूप से साझा करने की अनुमति देगा। इसलिए इवान और रेगी इस फोटो शेयरिंग ऐप को एक साथ शुरू करने के लिए उत्सुक थे और सब कुछ 50/50 विभाजित करने के लिए सहमत हुए। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी ऐप बनाने के लिए पर्याप्त रूप से कोड नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने किसी के साथ काम करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, या तो क्योंकि वे बहुत व्यस्त थे या बस ऐप का बिंदु नहीं मिला। लेकिन अंततः इवान बॉबी नामक अपने एक दोस्त को उनकी मदद करने के लिए मनाने में कामयाब रहे और उन्होंने एक कामकाजी प्रोटोटाइप बनाने में मदद करने के लिए कोडिंग के लंबे दिन और रात लगाए, जिसे उन्होंने मूल रूप से पिकाबू नाम दिया था। उन्होंने इसे कुछ दोस्तों को भेजा, जिन्होंने ऐप का आश्चर्यजनक रूप से उच्च मात्रा में उपयोग किया, यह साबित करते हुए कि ऐप में क्षमता थी। इसके तुरंत बाद स्टैनफोर्ड में एक कार्यक्रम था जहां छात्र निवेशकों को अपने व्यावसायिक विचारों को पिच कर सकते थे और इसलिए इवान ने अपना नया ऐप प्रस्तुत किया। हालांकि किसी भी निवेशक ने दूर से दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक ऐप जहां तस्वीरें सहेजती नहीं है। अगर कुछ भी यह एक कदम पीछे की तरह महसूस किया और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे पैसा निवेश करना चाहते थे। निवेशकों को कम ही पता था कि वे अरबों डॉलर बनाने का मौका चूक गए हैं। इस बीच स्टैनफोर्ड शिक्षण सहायक जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, भयभीत था और इवान को एक तरफ खींचकर उससे पूछा, क्या आपने एक सेक्सिटिंग ऐप बनाया है? और चीजों को बदतर बनाने के लिए इवान को तब एक फोन बुक कंपनी से एक संघर्ष विराम पत्र मिला, जिसका नाम पहले से ही पिकाबू था। इसलिए उन्हें एक नए नाम के साथ आना पड़ा। उन्होंने स्नैपचैट पर फैसला किया, एक तस्वीर खींचने और दोस्तों के साथ चैट करने का एक संयोजन। लेकिन यह कहना उचित है कि यह कंपनी के लिए एक कठिन शुरुआत थी। उनके पास एकमात्र वास्तविक उपयोगकर्ता उनके दोस्त थे और कोई भी निवेश नहीं करना चाहता था। उस समय यह कल्पना करना लगभग असंभव था कि 2 साल से भी कम समय में फेसबुक $3 बिलियन के लिए अपना ऐप खरीदने की कोशिश करेगा। खराब प्रारंभिक स्वागत के बावजूद इवान, रेगी और बॉबी ने हल चलाया। बॉबी ने सुधार के लिए कोडिंग के लंबे समय तक जारी रखा। वह केवल 21 वर्ष का हो गया था और व्यवसाय बनाने की तुलना में पार्टी करने में अधिक रुचि रखता था। इससे 3 सहसंस्थापकों के बीच कुछ नाराजगी और तनाव पैदा होने लगा। रेगी ने बाद में इवान और बॉबी को कंपनी से बाहर निकालने के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके कारण एक विस्फोटक तर्क हुआ। जबकि यह सच है कि रेगी कम काम कर रहा था, यह भी सच है कि वह पहली जगह में प्रारंभिक विचार के साथ आएगा। कौन क्या हकदार है, इस बारे में कई उग्र बहस के बाद इवान और बॉबी ने पासवर्ड बदल दिए और रेगी को बंद कर दिया। यह बाद में वकीलों को 3 पूर्व दोस्तों के बीच एक बदसूरत कानूनी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हम उस पर पहुंचेंगे। अभी के लिए स्नैपचैट 2 सहसंस्थापकों के लिए नीचे था और इवान नए उपयोगकर्ताओं को आजमाने और प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ कर रहा था, ब्लॉगर्स को ईमेल करने से लेकर शॉपिंग मॉल में यात्रियों को सौंपने तक। उनके ऐप के बारे में शब्द निकालने के लिए कुछ भी। लेकिन ज्यादातर लोगों को अपील नहीं मिली। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। स्नैपचैट को अचानक एक विशिष्ट समूह के उपयोगकर्ताओं में भारी वृद्धि मिली, किशोर। और हर महीने यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। दिसंबर में जो 2000 डेली एक्टिव यूजर्स थे, वहीं जनवरी में 20,000 डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। स्नैपचैट अनिवार्य रूप से एक युवा उपयोगकर्ता आधार के बीच वायरल हो रहा था, जिन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ साझा किया, जिन्होंने इसे अपने दोस्तों के साथ साझा किया और इसी तरह। इसमें एक बड़ा कारक यह था कि स्नैपचैट कई मायनों में अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया के विपरीत था। फेसबुक जैसी साइटों के साथ लोगों के माता-पिता और यहां तक कि दादा-दादी भी शामिल होने लगे थे, जबकि स्नैपचैट दोस्तों के लिए एक छोटे से निजी क्लब की तरह महसूस करता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ किशोरों ने अपने जीवन के सबसे ग्लैमरस फिल्टर किए गए संस्करणों को पोस्ट करने के लिए अधिक दबाव महसूस किया, जबकि स्नैपचैट पर तस्वीरें गायब हो गईं,
लोग आकस्मिक प्रामाणिक चित्र भेज सकते थे। वे एक आदर्श छवि बनाने की कोशिश करने के बजाय पूरे दिन अपने जीवन के त्वरित छोटे स्नैपशॉट भेज सकते थे, और इसका मतलब था कि लोग स्नैपचैट का अधिक बार उपयोग करते थे। इसके अलावा, चूंकि प्लेटफॉर्म में लाइक या रीट्वीट या कोई अन्य मीट्रिक नहीं थी, यह बहुत अधिक मजेदार लगा। उपयोगकर्ताओं में तेजी से वृद्धि ने स्नैपचैट को निवेशकों से सुरक्षित धन की मदद की, जिसका अर्थ है कि इवान व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक बड़ी टीम को काम पर रखना शुरू कर सकता है। ऐसा लगने लगा था कि स्नैपचैट एक वैध संचार उपकरण हो सकता है। बेशक, सभी ने इसे इस तरह नहीं देखा। जब मीडिया ने स्नैपचैट के बारे में लिखा, तब भी कई लोगों ने इसे एक नौटंकी या सेक्सटिंग ऐप के रूप में देखा, चाहे इवान ने उस कथा को बदलने की कितनी भी कोशिश की हो। सेक्सटिंग घटक और भी अधिक परेशान करने वाला था कि स्नैपचैट के उपयोगकर्ता कितने युवा थे, और जबकि स्नैपचैट ने तकनीकी रूप से 13 वर्ष से कम उम्र के किसी को भी अनुमति नहीं दी थी, उनके पास वास्तव में उस नीति को लागू करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि स्नैपचैट में वास्तव में बहुत सारे उपयोग के मामले थे। किशोरों ने अनिवार्य रूप से टेक्स्ट मैसेजिंग के बजाय स्नैपचैट का उपयोग करना शुरू कर दिया। किसी को सिर्फ एक संदेश भेजने के बजाय वे उस पल में एक छोटे से कैप्शन के साथ उनकी एक तस्वीर भेज सकते थे। यह अधिक व्यक्तिगत लगा। हालांकि अब जब स्नैपचैट लोकप्रिय होने लगा था, रेगी वापस आ गया और उसने इवान और बॉबी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि उसे गलत तरीके से बाहर निकाल दिया गया था। पूरी प्रक्रिया क्रूर थी और महीनों तक घसीटी गई, जिसने तीनों संस्थापकों पर एक टोल लिया। लेकिन अंततः रेगी के लिए एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया जाएगा, बदले में स्नैपचैट के बारे में फिर कभी बात नहीं करने के लिए। इस बीच स्नैपचैट उपयोगकर्ताओं में तेजी से वृद्धि जारी थी और अक्टूबर 2012 तक ऐप पर प्रत्येक दिन 20 मिलियन तस्वीरें भेजी गईं। और जब स्नैपचैट ने कुछ महीने बाद वीडियो संदेश पेश किए, तो चीजें केवल आसमान छू गईं। लेकिन यह सिर्फ किशोर नहीं थे जो स्नैपचैट पर ध्यान दे रहे थे। विशेष रूप से एक आदमी था जो बहुत करीब से देख रहा था और अपनी चाल बनाने के लिए तैयार था। मार्क जुकरबर्ग ने इवान को फेसबुक कैंपस में आमंत्रित करते हुए ईमेल किया, जिसमें कहा गया कि स्नैपचैट जो कर रहा था वह उन्हें पसंद आया। दोनों ने एक बैठक की व्यवस्था की, जहां मार्क ने अनिवार्य रूप से कंपनी खरीदने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इवान और बॉबी प्रभारी बने रह सकते हैं, लेकिन फेसबुक के संसाधनों द्वारा समर्थित हो सकते हैं। इवान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे बेचना नहीं चाहते थे। उस समय मार्क जुकरबर्ग ने इवान को एक नया ऐप दिखाया जो फेसबुक ने बनाया था, जिसे वे जारी करने वाले थे, जिसे पोक कहा जाता था, जो स्नैपचैट की धमाकेदार कॉपी थी। विशेषताएं, प्रारूप, लेआउट, यह बिल्कुल वैसा ही था। निहितार्थ सरल था, आप या तो हमसे जुड़ते हैं या हम आपको स्नैपचैट के अपने संस्करण से कुचलते हैं। फेसबुक के पास निश्चित रूप से कहीं अधिक पैसा और उपयोगकर्ता थे, इसलिए यह सचमुच स्नैपचैट का अंत हो सकता है। इवान ने बैठक छोड़ दी और प्रत्येक स्नैपचैट कर्मचारी द आर्ट ऑफ वॉर के लिए उसी पुस्तक की एक प्रति का आदेश दिया। अगर जुकबर्ग एक लड़ाई चाहता था, तो इवान लड़ाई के बिना नीचे नहीं जा रहा था। जब पोक लॉन्च हुआ, तो मार्क ने इवान को एक और ईमेल भेजा, सिर्फ एक वाक्य लंबा, मुझे आशा है कि आप पोक का आनंद लेंगे। फेसबुक का नया क्लोन ऐप तुरंत ऐप स्टोर के शीर्ष पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने अपने सभी अरब उपयोगकर्ताओं को एक अधिसूचना दी। स्नैपचैट टीम काफी घबरा गई थी, और यह विचार इवान के दिमाग को पार कर गया होगा कि जब उसके पास मौका था तो उसे बेच देना चाहिए था। लेकिन पोक बहुत जल्दी रैंकिंग में वापस गिर गया और मूल रूप से अस्पष्टता में फीका पड़ गया। पोक बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आया। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले, क्योंकि यह एक क्लोन था, इसने सचमुच स्नैपचैट के लिए कुछ भी अलग नहीं किया, इसलिए स्नैपचैट को स्विच करने के लिए पसंद करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। दूसरे, बहुत से लोगों ने स्नैपचैट को विशेष रूप से पसंद किया क्योंकि यह उनके अन्य सोशल मीडिया से अलग और बंद था। वे अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ कनेक्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए पोक पूरी तरह से बंद करने में विफल रहा और कुछ वर्षों के भीतर फेसबुक इसे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने वास्तव में ध्यान दिया, और यह जुकरबर्ग के लिए और भी बदतर हो गया। पूरी घटना ने स्नैपचैट को अधिक प्रचार दिया और निवेशकों को साबित कर दिया कि स्नैपचैट को आसानी से दोहराया नहीं जा सकता है। यह भी साबित हुआ कि इस गायब फोटो अवधारणा के साथ स्पष्ट रूप से बड़ी क्षमता थी अगर फेसबुक भी कोशिश कर रहा था। यह इवान ने बाद में पोक को अब तक का सबसे बड़ा क्रिसमस उपहार कहा। केवल एक वर्ष में स्नैपचैट एक अस्पष्ट अज्ञात ऐप से चला गया था, अब 1 मिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, प्रत्येक दिन 100 मिलियन से अधिक तस्वीरें भेजते हैं। स्नैपमी उसी तरह से एक क्रिया बन गया था जैसे लोगों ने कहा इसे गूगल। स्नैपचैट ने फेसबुक पर कब्जा कर लिया था और जीत गया था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन जुकरबर्ग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इससे पहले कि हम अगले अध्याय पर जाएं, मैं आपको हमारे वीडियो प्रायोजक public.com के बारे में बताना चाहता हूं।
एक निवेश मंच जो लोगों को बेहतर निवेशक बनने में मदद करता है। आप स्टॉक, फंड और क्रिप्टो खरीद सकते हैं, जिसमें मानक इक्विटी ट्रेडों पर कोई कमीशन शुल्क नहीं है। पब्लिक के बारे में मुझे वास्तव में जो पसंद है वह उनकी सामुदायिक विशेषता है, जो लोगों को विचारों को साझा करने और एक साथ सीखने की अनुमति देती है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि अन्य लोग क्या निवेश कर रहे हैं और अपने दोस्तों या पसंदीदा रचनाकारों का अनुसरण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पब्लिक वॉच और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के अधिकारियों के साथ वीडियो नियमित टाउन हॉल Q&A सीखें, और एक थीम सुविधा जो आपको उन श्रेणियों में स्टॉक खोजने की अनुमति देती है जिनमें आपकी रुचि है, जैसे स्पोर्ट्स, ग्रीन पावर या मेटावर्स। इसलिए भले ही आप एक अनुभवी निवेशक हों या अभी निवेश के साथ शुरुआत कर रहे हों, पब्लिक सही विकल्प है। सार्वजनिक रूप से समुदाय में मेरे साथ शामिल हों। जब आप शामिल होते हैं और जमा करते हैं तो $3 और $300 के बीच एक मुफ्त स्टॉक प्राप्त करने के लिए public.com मैग्नाटिस मीडिया पर जाकर। ऐसा करने के बाद चलिए कहानी पर वापस आते हैं। इवान ने पत्रकारिता का अध्ययन किया था और उपयोगकर्ताओं के विचार से ग्रस्त था कि वे न केवल एक व्यक्तिगत फोटो या वीडियो साझा करने में सक्षम थे, बल्कि अपने अनुभवों का एक आख्यान बनाते थे। और इस तरह 2013 में स्नैपचैट ने स्टोरीज नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। अब तक स्नैपचैट मुख्य रूप से एक से एक संदेश और संचार पर केंद्रित था, लेकिन अब यह उपयोगकर्ताओं को अपने सभी दोस्तों को प्रसारित करने का एक तरीका दे रहा था कि वे क्या कर रहे थे। लेकिन क्योंकि कहानियां 24 घंटों के बाद गायब हो गईं, अगर आप स्नैपचैट पर नहीं थे प्रत्येक दिन, आपको लगता है कि आप चूक गए थे। जैसा कि स्नैपचैट ने कई अन्य लोकप्रिय नई सुविधाओं को रोल आउट किया और युवा उपयोगकर्ताओं ने फेसबुक या इंस्टाग्राम की तुलना में स्नैपचैट का उपयोग करना जारी रखा, मार्क जुकरबर्ग ने इवान को एक अंतिम प्रस्ताव देने का फैसला किया। लेकिन इस बार वह बड़ा हो रहा था। $3 बिलियन। स्नैपचैट खरीदने का प्रस्ताव 2013 के अंत में आया था, और याद रखें कि स्नैपचैट केवल 2011 में शुरू हुआ था। और इससे भी अजीब बात यह है कि स्नैपचैट के पास इस बिंदु पर लगभग कोई राजस्व नहीं था। फिर भी मेज पर $3 बिलियन थे अगर उन्होंने स्नैपचैट को फेसबुक को बेच दिया। और क्योंकि इवान और बॉबी के पास स्नैपचैट का लगभग 25% हिस्सा था, अगर उन्होंने मार्क के अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो वे दोनों तुरंत सैकड़ों मिलियन डॉलर का व्यक्तिगत शुद्ध मूल्य प्राप्त करेंगे। इसलिए भले ही उनमें से कोई भी अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन यह प्रस्ताव विचार न करने के लिए बहुत बड़ा था, और वे कथित तौर पर कई बार आगे और पीछे चले गए कि क्या स्वीकार करना है। इवान और बॉबी दोनों अभी भी अपने शुरुआती बिस्वा दशा में थे, और यह पैसा उन्हें जीवन के लिए स्थापित करेगा। और फिर भी कई लोगों के आश्चर्य के लिए इवान और बॉबी ने मार्क जुकरबर्ग के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया। वे एक जुआ खेलने जा रहे थे और खुद स्नैपचैट चलाते रहे। इवान को पता था कि इस फैसले का मतलब है कि फेसबुक वापस लड़ने जा रहा था, और इसलिए उन्हें नवाचार करते रहना पड़ा। स्नैपचैट ने कई नई सुविधाओं के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जैसे कि कैमरा लेंस जो किसी की उपस्थिति को बदल सकते हैं, विशिष्ट घटनाओं या स्थानों से सार्वजनिक कहानियां, ब्रांड और नेटवर्क से सामग्री, और स्नैपचैट ने अपनी मूल सामग्री का उत्पादन करने के साथ भी डब किया। स्नैपचैट ने स्पीच रिकॉग्निशन, वेरिएबल टेक्नोलॉजी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजों पर काम करने के लिए स्नैप लैब नामक एक नया डिवीजन भी स्थापित किया। इवान का मानना था कि स्नैपचैट को यह सोचने की जरूरत है कि लोग आगे क्या चाहते हैं, और डेटा या फोकस समूहों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे नवाचार में बड़ी छलांग नहीं लगेगी। हेनरी फोर्ड के कथित शब्दों में, अगर मैंने लोगों से पूछा था कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि एक तेज घोड़ा। इवान यह सोचने की कोशिश करने के एक समान सिद्धांत पर काम कर रहा था कि उपयोगकर्ताओं को यह भी नहीं पता था कि वे अभी तक चाहते थे, जिसका मतलब था कि बहुत सारे निर्णय बाजार अनुसंधान के बजाय अपनी आंत की प्रवृत्ति पर आधारित थे। जल्दी से परीक्षण करें, और अगर यह काम नहीं करता है तो इसे काट लें। इवान चाहते थे कि स्नैपचैट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बने। दुर्भाग्य से गंभीरता से लिए जाने की उनकी योजना दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी। स्नैपचैट के साथ अब मीडिया की सुर्खियों में उन्हें जल्द ही बहुत अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि तस्वीरें और संदेश गायब हो जाते हैं। स्नैपचैट को बार बार अपराधों से जोड़ा गया है। स्नैपचैट जैसे दावों के साथ ड्रग डीलरों द्वारा बच्चों को लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य लेख में दावा किया गया है कि स्नैपचैट बाल शिकारियों के लिए एक हेवन बन गया है। फिर अगस्त 2013 में एक सुरक्षा अनुसंधान समूह ने स्नैपचैट के ऐप का हिस्सा रिवर्स इंजीनियर किया और सुरक्षा खामियों को पाया, जिसने हैकर्स को उपयोगकर्ता नाम और फोन नंबर तक पहुंचने की अनुमति दी। उन्होंने वास्तव में स्नैपचैट को बताया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीने बाद एक हैकर समूह ने इसका फायदा उठाया और 4.6 मिलियन स्नैपचैट उपयोगकर्ताओं के विवरण के साथ एक डेटाबेस ऑनलाइन जारी किया। फिर भी इवान ने इसे कम करने की कोशिश की और वास्तव में कभी माफी नहीं मांगी।
मीडिया में कई लोग उपयोगकर्ता के डेटा के प्रति उनकी लापरवाही के बारे में उग्र थे। इससे यह भी मदद नहीं मिली कि स्नैपचैट ने स्नैप मैप नामक एक नई सुविधा शुरू की, जिससे आप मानचित्र पर अपने दोस्तों का सटीक स्थान देख सकते हैं। जब तक आप ट्रैकिंग सुविधा को बंद कर सकते हैं, याद रखें कि स्नैपचैट के कई उपयोगकर्ता बहुत छोटे थे और शायद आपके सटीक जीपीएस निर्देशांक 24/7 प्रसारित करने के संभावित जोखिमों का एहसास नहीं था। स्नैपचैट को गोपनीयता के बारे में चिंताओं पर एफटीसी के साथ आरोपों का निपटान करना पड़ा, जब यह पाया गया कि स्नैपचैट ने जितना कहा था उससे कहीं अधिक डेटा एकत्र किया था। इसके अतिरिक्त एफटीसी ने पाया कि स्नैप गायब नहीं हुए जैसे कि वे चाहिए थे और तीसरे पक्ष के ऐप्स का उपयोग करके आसानी से सहेजे जा सकते थे। और फिर कुछ हद तक विडंबना यह है कि इवान खुद एक गोपनीयता उल्लंघन का शिकार था, जब कॉलेज में भेजे गए पुराने ईमेल जनता के लिए लीक हो गए थे। इनमें से अधिकांश ईमेल तब भेजे गए थे जब इवान नशे में था और एक बिरादरी में, और वे कम से कम कहने के लिए विवादास्पद थे। ईमेल ने इवान को सबसे खराब संभव प्रकाश में चित्रित किया, एक अप्रिय, गलत होमोफोबिक फ्रेट भाई। इवान ने एक बयान जारी किया कि वह अपमानित था और उसके शब्द अक्षम्य थे, लेकिन वह अब वह व्यक्ति नहीं था। विडंबना यह है कि इवान चाहता होगा कि उसने स्नैपचैट को थोड़ा पहले बनाया था, क्योंकि तब वे संदेश बिना किसी निशान के गायब हो गए होंगे। लेकिन मीडिया में कई लोगों ने इवान को तुरंत बर्खास्त करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि इन सभी विवादों के बाद बड़े निगमों के लिए सीईओ के रूप में इवान के साथ स्नैपचैट के साथ गंभीर सौदे करना असंभव होगा, जो हमें इवान का सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या में लाता है। स्नैपचैट अभी भी लगभग कोई पैसा नहीं कमा रहा था। यह कहना बेतुका लगता है, लेकिन भले ही फेसबुक ने स्नैपचैट को लगभग $3 बिलियन में खरीदने की पेशकश की थी, फिर भी स्नैपचैट के पास अनिवार्य रूप से शून्य राजस्व था और कोई सिद्ध व्यवसाय मॉडल नहीं था। वे निवेशकों से प्राप्त धन के साथ अपने सभी विस्तार को वित्त पोषित कर रहे थे। स्नैपचैट का कथित मूल्य इस तथ्य से आया था कि इसके 100 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे, जिन्हें निश्चित रूप से बाद के बिंदु पर मुद्रीकृत किया जा सकता था। स्नैपचैट ने अभी तक यह पता नहीं लगाया था कि कैसे। निष्पक्ष होने के लिए मुद्रीकरण प्राथमिकता नहीं थी। फोकस जितनी जल्दी हो सके बढ़ रहा था और विज्ञापनों के साथ मंच दाखिल करने से इससे नुकसान हो सकता था। लेकिन 2014 तक स्नैपचैट सालाना $100 मिलियन से अधिक खर्च कर रहा था और इवान यह साबित करने के लिए उत्सुक था कि स्नैपचैट के पास एक स्थायी व्यवसाय मॉडल था। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने के तरीकों का परीक्षण करना शुरू कर दिया, जैसे उपयोगकर्ताओं को किसी मित्र से स्नैपचैट संदेश को फिर से चलाने के लिए 99 सेंट का भुगतान करने देना। उन्होंने स्नैपकैश नामक एक फीचर का भी परीक्षण किया, जहां दोस्त ऐप में एक दूसरे को पैसे भेज सकते थे। लेकिन बड़ा पैसा हमेशा विज्ञापन से आने वाला था। एकमात्र समस्या, स्नैपचैट का विज्ञापन मंच गूगल या फेसबुक विज्ञापनों की तुलना में बेहद बुनियादी और महंगा था। इसके अलावा स्नैपचैट के पास अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में एक ही तरह का गहन डेटा नहीं था, इसलिए वे विज्ञापनदाताओं को समान स्तर के लक्षित विज्ञापन या विश्लेषण की पेशकश नहीं कर सके। चीजों को बदतर बनाने के लिए इवान ने व्यक्तिगत रूप से कुछ विज्ञापन अभियानों को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें पसंद नहीं थे या उन्होंने सोचा था कि उपयोगकर्ता पसंद नहीं करेंगे। वह चाहते थे कि विज्ञापन सामग्री की तरह अधिक महसूस करें, जिसका मतलब था कि विज्ञापनदाताओं को स्नैपचैट के लिए विशेष रूप से नए मूल विज्ञापन बनाने होंगे। लेकिन उन सभी कमियों के बावजूद स्नैपचैट का एक बड़ा फायदा था। यह विज्ञापनदाताओं के लिए एक युवा जनसांख्यिकीय तक पहुंचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक था, एक जनसांख्यिकीय जो वे आसानी से टीवी या फेसबुक के साथ नहीं पहुंच सकते थे। बच्चों और किशोरों का ध्यान स्नैपचैट पर था, जिसका मतलब था कि विज्ञापनदाता स्नैपचैट विज्ञापनों पर पैसा फेंकने और उन तक पहुंचने के लिए तैयार थे। और जैसे जैसे स्नैपचैट ने अपनी विज्ञापन सेवाओं का और विस्तार किया, ब्रांडेड फिल्टर और लेंस जैसे विशेष अभियानों की पेशकश करते हुए विज्ञापन राजस्व शुरू हो गया। इस बीच फेसबुक ने स्नैपचैट की नकल करना जारी रखा और अपने लिए युवा उपयोगकर्ताओं को वापस जीतने की कोशिश की। चूंकि पोक नामक उनका स्नैपचैट क्लोन विफल हो गया था, इसलिए उन्होंने स्लिंगशॉट नामक एक नया ऐप आजमाया, जो समान था लेकिन एक मोड़ था कि आपको प्राप्त होने वाली तस्वीर को खोलने से पहले आपको एक तस्वीर भेजनी थी। लेकिन नए ऐप बनाने के साथ साथ फेसबुक ने स्नैपचैट सुविधाओं को अपने मौजूदा ऐप में एकीकृत करने की कोशिश की, जैसे स्नैपचैट की तरह ही अपने कैमरे में फेस फिल्टर जोड़ना और फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज फीचर जोड़ना। और उस आखिरी के साथ उन्होंने सोना मारा। इंस्टाग्राम स्टोरीज ने वास्तव में पकड़ बनाई। 2017 के मध्य तक इसे 250 मिलियन दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता मिल रहे थे, जो स्नैपचैट कहानियों पर 166 मिलियन दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक है। भले ही यह फीचर अनिवार्य रूप से स्नैपचैट का क्लोन था, लेकिन इंस्टाग्राम के पास बस अधिक उपयोगकर्ता थे और इस प्रकार इंस्टाग्राम का अधिक उपयोग किया गया था। लंबे समय तक फेसबुक स्नैपचैट की नकल करने में सफल रहा था। कुछ ही समय बाद काइली जेनर ने कुख्यात ट्वीट किया,
क्या कोई और अब स्नैपचैट नहीं खोलता है? या यह सिर्फ मुझे है? इससे स्नैपचैट के शेयर को $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ। कुछ ने सोचा कि क्या यह स्नैपचैट के अंत की शुरुआत थी। और फिर भी यदि आप देखते हैं कि स्नैपचैट वास्तव में अभी क्या काम कर रहा है, तो यह वास्तव में सिर्फ शुरुआत हो सकती है। 2016 में इवान ने कंपनी का नाम बदलकर स्नैपिंग कर दिया और स्नैपचैट से परे व्यवसाय का विस्तार करने की योजना शुरू की। उनकी बेहद सरल वेबसाइट बताती है कि स्नैप एक कैमरा कंपनी है और उनका मानना है कि कैमरे को फिर से बनाना लोगों के जीने और संवाद करने के तरीके को बेहतर बनाने के हमारे सबसे बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। स्नैप ने स्नैपचैट स्पेक्कल्स के लॉन्च के साथ हार्डवेयर में अपना पहला कदम घोषित किया, धूप का चश्मा की एक जोड़ी जो एक बटन के टैप के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करेगी जो वायरलेस रूप से आपके स्नैपचैट खाते में भेजी जाती है। इवान ने खुद को एक बढ़ोतरी पर परीक्षण किया और टिप्पणी की, जब मुझे फुटेज वापस मिला और इसे देखा तो मैं अपनी आंखों के माध्यम से अपनी खुद की स्मृति देख सकता था। यह अविश्वसनीय था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चश्मा 115 डिग्री के गोलाकार प्रारूप में वीडियो रिकॉर्ड करता है। यह नकल करता है कि मानव आंख चीजों को कैसे देखती है। बेशक यह एक डायस्टोपियन ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह लग सकता है और इवान को यह कहकर गूगल ग्लास की तुलना कम करने की जल्दी थी कि सामने की तरफ एक प्रकाश होगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या कोई उपयोगकर्ता कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है और चश्मा बस एक मजेदार खिलौना था। लेकिन सच्चाई यह है कि चश्मा एक खिलौने से कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि स्नैपचैट के संवर्धित वास्तविकता में भारी निवेश। दुनिया को पोकेमॉन गो के साथ एआर का पहला स्वाद मिला, लेकिन एक बार जब नवीनता बंद हो गई तो प्रचार फीका लग रहा था। लेकिन स्नैप तब से एआर के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके कैमरा लेंस के साथ जो आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। लेकिन यह कुत्ते के कानों और उल्टी इंद्रधनुष से बहुत आगे निकल जाता है। स्नैप पहले से ही ब्रांडों के साथ काम कर रहा है ताकि लोगों को यह देखने दिया जा सके कि अगर वे इसे पहन रहे थे तो उनके कपड़े कैसा दिखेंगे। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस प्रचार वीडियो को देखें। अब यह थोड़े शांत लग सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह अभी भी थोड़ा बनावटी लगता है। हालांकि यही वह जगह है जहां चश्मा आ सकता है। फोन स्क्रीन के माध्यम से संवर्धित वास्तविकता को देखने के बजाय इसे एआर चश्मे के माध्यम से देखने की कल्पना करें, जो आप पूरे दिन पहनते हैं। यह सचमुच दुनिया को देखने का एक नया तरीका होगा। यह फ्री गाय में उस दृश्य की तरह थोड़ा सा है जहां वह चश्मा लगाता है और अचानक दुनिया के शीर्ष पर यह पूरी नई परत है, एक परत जहां कुछ भी जोड़ा या फिर से डिजाइन किया जा सकता है। वास्तव में असीमित रचनात्मक संभावनाएं। वास्तव में स्नैप के एआर काम के कारण बिटमोजी के अधिग्रहण के साथ, जो उपयोगकर्ताओं को खुद का एक आभासी संस्करण बनाने देता है, कुछ सोचते हैं कि स्नैप मेटावर्स में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, एक बार फिर उन्हें फेसबुक के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में डाल